विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और हम डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनका माइनर केमिस्ट्री का पहला पेपर जिसका नाम है फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या नाम है? फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो पेपर हम यहां पर देखने वाले फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यह पेपर RALVV यूनिवर्सिटी सागर का पेपर है, किंतु यह पेपर सागर विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो विद्यार्थियों, अब इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए और उस पेपर का ट्रेंड क्या है वहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पेपर का नाम है यहां पर केमिस्ट्री माइनर का पहला पेपर फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है। मई 2026 में एग्जाम हुई है। रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर का पेपर है, किंतु मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए पेपर महत्वपूर्ण साबित होगा। पेपर में क्या क्या पूछा गया? सेक्शन ए में पूछा गया रसशाला से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रसशाला। दूसरा प्रश्न है संकरण की परिभाषा लिखिए। तीसरा प्रश्न है कार्बिन क्या है। चौथा प्रश्न है व्हाट इज इनैंशियोमर्स यानी प्रतिबिंब रूप क्या होते हैं। IUPAC का पूरा नाम लिखिए। सेक्शन बी में जैसे आप चलते हैं तो यहाँ पर एक आ गया प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का, 5 प्रश्न आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ पर चरक और सुश्रुत के ऊपर टिप्पणी लिखने को आ गया। अगला प्रश्न हाइड्रोजन बंध और उसके अथवा में पूछा गया हाइपर कंजुगेशन यानी अतिसंयुग्मन। उसके बाद समाक्ष बंध विदलन और विषमाक्ष बंध विदलन के उदाहरण से पूछा गया है। प्रकाशिक समझौता को समझाइए। उसके अथवा में पूछा गया त्रिविम समझौता के बारे में बात कीजिए। बेयर के तनाव सिद्धांत से आप क्या समझते हो और तनाव रहित वलय संकल्पना को भी समझाइए, ये पूछा गया। सेक्शन सी में जब आप चलते हो तो सेक्शन सी में यहां पर एक आ गया कि 4 प्रश्नों के उत्तर देना, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। यहां पर बौद्ध और जैनों के परमाणु सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अगला मेसोमेरिक और अनुनाद प्रभाव के बारे में पूछा गया। एरोमेटिसिटी और प्रेरणिक प्रभाव को भी आंसर आपको लिखना होंगे। कार्बनिक यौगिक में होने वाली विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित प्रश्न पूछा गया। कार्बनिक यौगिकों में इजेड नामकरण विधि की व्याख्या कीजिए। उसके बाद एल्केन को निम्न उदाहरण से समझाइए। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, वुड्स सब्स्टिट्यूशन, कोलवे सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद एल्किन बनाने की विधियां और एल्काइन बनाने की विधियां, गुण संरचना उपयोग का प्रश्न पूछा गया है। अब हम इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ में आपको ले चलता हूं जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा। सेक्शन ए में 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है और छोटे छोटे प्रश्न 1-1, 2-2 अंकों के प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के उत्तर की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध है क्या कि आपके विश्वविद्यालय में भी आपका जो पेपर हो रहा है वह पेपर हमें 77 250 44 325 व्हाट्सएप नंबर पर भेजने का कष्ट करें। आपको करना क्या है? आपको आपका मोबाइल लेने का है, मोबाइल से आपका जो पेपर हुआ है उसका फोटो, क्लियर फोटो क्लिक करने का है और 77 250 44 325 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें सेंड करने का। ये कष्ट तो आप कर ही सकते हैं। साथ ही वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक क्या करने का? लाइक कीजिएगा। आपके क्लासमेट तक, आपके साथियों तक, आपके दोस्तों तक इस वीडियो को क्या करने का? शेयर अवश्य कीजिएगा। और वीडियो को लाइक किया होगा आपने, वीडियो को भी शेयर किया होगा। साथ ही कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। और अभी तक आपने आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए, जिस समय एक मोटिवेशन मिलता है और हम आपके साथ बने रहें। चलते पहला प्रश्न, रसशाला से आप क्या समझते हैं? तो बात करते रसशाला की तो प्राचीन भारतीय रसायन विज्ञान और आयुर्वेद में रसशाला वह स्थान या प्रयोगशाला होती है जहां रसों, मुख्यतः पारा या मरकरी, खनिज और धातुओं का प्रसंस्करण, शोधन और भस्म बनाने का कार्य किया जाता है। इसे रसायन की कार्यशाला भी माना जा सकता है। दूसरा प्रश्न है संकरण की परिभाषा लिखिए। तो जब लगभग समान ऊर्जा वाले 2 या 2 से अधिक परमाणु कक्षक आपस में मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं और उतनी संख्या में समान ऊर्जा एवं आकृति वाले नए कक्षक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। बनने वाले नए कक्षकों को संकर कक्षक कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है कार्बिन क्या होते हैं? तो कार्बिन अत्यधिक क्रियाशील न्यूट्रल इंटरमीडिएट्स होते हैं। इनमें एक द्विसंयोजी कार्बन परमाणु होता है जिसके पास 2 अयुग्मित या युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। सामान्य सूत्र इसका R2C या CS2 हो सकता है जो कि यहां पर 2 डॉट लगे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों की कमी वाले इलेक्ट्रोफिलिक स्वभाव के होते हैं। अगला प्रश्न है इनैंशियोमर्स क्या होता है, प्रतिबिंब रूप क्या होता है?
तो अणुओं का एक ऐसा जोड़ा जो एक दूसरे के अध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, इनका रासायनिक सूत्र और सहसंयोजन समान होता है, लेकिन परमाणु की स्थानिक व्यवस्था डिफरेंट होती है। आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका पूरा नाम होता है। तो सेक्शन ए हमारा यहां खत्म होता है। सेक्शन बी के पास चलते हैं। 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। पहला प्रश्न चरक के बारे में पूछा गया है। तो महर्षि चरक प्राचीन भारत के एक महान आयुर्वेदिक मनीषी, चिकित्सक और दार्शनिक थे। उन्हें आयुर्वेद का जनक यानी फादर ऑफ आयुर्वेद के रूप में भी जाना जाता है। वे कुषाण राजा कनिष्क के राज्यवेद माने जाते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा यानी कि इंडियन नॉलेज सिस्टम और चिकित्सा विज्ञान में उनके योगदान अतुलनीय है। उनके बारे में मुख्य बिंदु कुछ ये हैं। चरक संहिता की बात करें तो महर्षि चरक के अमर कीर्ति उनके द्वारा रचित संशोधित ग्रंथ चरक संहिता के कारण है। ये आयुर्वेद का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। मूल आधार क्या है? तो यह ग्रंथ मूल रूप से महर्षि आत्रेय के शिष्य अग्निवेश द्वारा रचित अग्निवेश तंत्र पर आधारित है, जिसे महर्षि चरक ने परिष्कृत और विस्तृत किया। विभाजन की बात करें तो चरक संहिता 8 भागों और 120 अध्याय में विभाजित है। इसमें सूत्र स्थान यानी सामान्य सिद्धांत, निदान स्थान जिसमें रोगों के कारण, विमान स्थान जिसमें महामारी, पोषण, चिकित्सा, शिक्षा की बात की गई है, शरीर स्थान जिसमें शरीर रचना और भ्रूण विज्ञान की बात की गई है, इंद्रिय स्थान जिसमें रोग का पुनर्मान की बात की गई, चिकित्सा स्थान जिसमें रोगों का उपचार की बात की गई है, कल्प स्थान जिसमें फार्मेसी और दवाइयों बनाने की विधि की बात की गई है, और सिद्ध स्थान यानी सफलतापूर्वक उपचार के नियम। ये 8 अलग अलग खंड में डिवाइड किया गया है। बात करें तो त्रिदोष सिद्धांत भी चरक ने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वात, पित्त और कफ के संतुलन को अनिवार्य बताया। इनका असंतुलन ही रोगों का कारण बनता है। पंचमहाभूत की बात करें तो उन्होंने माना कि मानव शरीर और ब्रह्मांड की हर वस्तु 5 तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बनी है। रोगों पर जोर है तो चरक संहिता का प्रसिद्ध सिद्धांत है कि इलाज से बेहतर रोकथाम है। उन्होंने दिनचर्या और ऋतुचर्या पर विशेष ध्यान दिया। पाचन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी की बात करें तो उन्होंने शरीर में अग्नि यानी जठर अग्नि और पाचन तंत्र के महत्व को समझाया, जिसे हम आज मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। चिकित्सा की नैतिकता की बात करें, मेडिकल एथिक्स की बात करें तो महर्षि चरक ने चिकित्सकों के लिए कड़े नैतिक नियम बनाए थे, जो आधुनिक हिपोक्रेटिक्स ओथ के समान या प्राचीन भी है। वैद्य को हमेशा मरीज के प्रति समर्पित होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में मरीज की गोपनीयता यानी प्राइवेसी भंग नहीं करना चाहिए। एक रोचक तथ्य की बात करें तो चरक शब्द का अर्थ है चलने वाला या भ्रमण करने वाला। महर्षि चरक दूर दराज के क्षेत्रों में घूम घूम कर आम लोगों का इलाज करते थे और जड़ी बूटियों का ज्ञान इकट्ठा करते थे, इसलिए उनका नाम चरक पड़ा है। सुश्रुत की बात करें तो सुश्रुत के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर। तो महर्षि सुश्रुत पर टिप्पणी लिखना है। तो सुश्रुत चरक महर्षि चरक की तरह ही महर्षि सुश्रुत भी प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान के स्वर्णिम स्तंभ है। जहां चरक को मेडिसिन का विशेषज्ञ माना जाता था, महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी यानी प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी माना जाता है। वे काशी यानी वाराणसी के रहने वाले थे और उनका कालखंड लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। उन्होंने भगवान धन्वंतरी से चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की थी। भारतीय ज्ञान परंपरा में उनके अद्वितीय योगदान के मुख्य बिंदु नीचे दिए गए। सुश्रुत संहिता की बात करें तो यह शल्य विज्ञान यानी सर्जरी का दुनिया का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ है। यह ग्रंथ मुख्य रूप से 2 भागों में बटा हुआ है। पूर्व तंत्र जो इसमें 5 भाग है और उत्तर तंत्र इसमें कुल मिलाकर 120 अध्याय है। महर्षि सुश्रुत ने इस ग्रंथ को शल्य क्रिया के हर पहलुओं को गहराई से समझाया। जिसे मृतक उच्छेदन की बात करें तो उन्होंने शरीर रचना विज्ञान यानी एनाटॉमी को समझने के लिए शव विच्छेदन यानी डिसेक्शंस की एक बहुत ही अनूठी और प्राकृतिक विधि विकसित की थी, ताकि छात्र अंगों को छूकर सीख सकें। अष्टविद्य शस्त्र क्रम उन्होंने सर्जरी के 8 मुख्य प्रक्रियाओं में बांटा, जिसमें छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐश्य, आहर्य, विस्त्रावण और सीवन है। शल्य तंत्र और शस्त्र की बात करें तो आज से 2500 साल पहले महर्षि सुश्रुत ने 121 प्रकार के शल्य उपकरणों का आविष्कार और उपयोग किया है। यंत्र की बात करें तो लगभग 121 यंत्र जैसे संदश, जिनका आकार सिंह, बाघ या पक्षियों के मुख जैसा होता था ताकि पकड़ मजबूत की जा सके। शस्त्र की बात करें तो लगभग 20 तीखे उपकरण जैसे चाकू, सुइयां और आरी का उन्होंने बात की थी। वे उपकरण इतने सटीक थे कि इसे शरीर के बालों को भी 20 से 2 भागों में काटा जा सकता था। उपकरणों को संक्रमित मुक्त स्लाइस करने के लिए वे आग में पर तपाते थे और विशेष औषधि धुआं देती थी।
प्लास्टिक सर्जरी और राइनोप्लास्टी की बात करें तो सुश्रुत का सबसे बड़ा चमत्कार राइनोप्लास्टिक नाक की प्लास्टिक सर्जरी है। प्राचीन काल में सजा या युद्ध के कारण जिन लोगों की नाक कट जाती थी, सुश्रुत उनके गाल या माथे की त्वचा का उपयोग करके नई नाक बना देते थे। उनकी यह विधि आज की आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का मूल आधार है। इसके अलावा उन्होंने कान की लोब को भी ठीक करने के लिए ओप्टोप्लास्टिक भी की थी। मोतियाबिंद का ऑपरेशन की बात करें तो उन्होंने लिग्नाश यानी मोतियाबिंद को ठीक करने के लिए कफन शल्य कर्म की खोज की, जिसमें एक विशेष सुई लेंस को साफ किया जाता था। हड्डी रोग की बात करें तो उन्होंने हड्डियों के टूटने और जोड़ों के खिसकने के कई प्रकार के उनके बांधने के तरीके बताए। उसके बाद बात करें सर्जरी के दौरान मरीजों को दर्द ना हो, इसके लिए उन्होंने मद्य यानी अल्कोहल और विशेष जड़ी बूटियों का नियंत्रण उपयोग किया। वैद्य शपथ की बात करें, सुश्रुत संहिता में डॉक्टरों के लिए एक उच्च नैतिक संहिता दी गई है। अगला प्रश्न आता है हाइड्रोजन बंध को समझाइए। तो जब हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व और छोटे आकार वाले तत्व जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है, तो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु तत्व की ओर खींच जाते हैं। हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धन आवेश आ जाता है और अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर आंशिक ऋण आवेश आ जाता है। यह आंशिक धन आवेश हाइड्रोजन परमाणु पास के किसी दूसरे अणु में ऋणात्मक परमाणु को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाते हैं। इस कमजोर स्थिर विद्युत आकर्षण बल कोई हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इसे आमतौर पर डॉटेड लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध यानी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हाइड्रोजन बंध दो या दो से अधिक अलग अलग अणुओं वे एक ही पदार्थ के हो तो अलग अलग पदार्थों के बीच बनता है, तो उसे अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो यहां पर आप देखेंगे तो एक मॉलिक्यूल आपका ये रहा और दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा है। तो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच में आपको एक डॉटेड बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो इस डॉटेड बॉन्ड को क्या नाम बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन फ्लोराइड और अमोनिया में भी देख रहा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड और अमोनिया में भी आप यहां पर वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन फ्लोराइड और अमोनिया तीनों में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई दे रहा है, जो कि डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। बात करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो जब हाइड्रोजन बंध एक ही अणु के भीतर उपस्थित हाइड्रोजन और किसी उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु के बीच बनता है तो उसे अंतर अणु हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इसमें अणु के भीतर एक चक्रीय संरचना यानी कि रिंग स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। उदाहरण के लिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन गया, तो एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन के बीच में आपको बंध बनता हुआ दिखाई, जैसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। हाइड्रोजन बंध के प्रभाव क्या है? तो हमेशा ध्यान रखना, क्वथनांक हमेशा ज्यादा होता है जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उन मॉलिक्यूल्स की जल में विलयता भी अच्छी खासी होती है, और बर्फ का जो घनत्व होता है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही होता है। अगला प्रश्न आता है हाइपर कंजुगेशंस क्या है, यानी अति संयुग्मन को समझाइए। तो जब किसी असंतृप्त प्रणाली जैसे डबल बॉन्ड या धन आवेशित परमाणु जैसे कार्बोकेटायन के ठीक पास वाले संतृप्त कार्बन यानी अल्फा कार्बन से जुड़े CH बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन के पास के रिक्त या आंशिक रूप से भरे p कक्षक या पाई कक्षक के साथ ओवरलैप करते हैं, तो इस प्रभाव को हाइपर कंजुगेशन या अति संयुग्मन कहते हैं। इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है, जिसे नो बॉन्ड रेजोनेंस यानी बिना बंध का अनुनाद भी कहते हैं। युग्म, इसमें देखो अनुनाद में केवल पाई इलेक्ट्रॉन या एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म भाग लेते हैं, लेकिन हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का पार्टिसिपेशन होता है। जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन आगे विस्थापित होते हैं यानी कि चले जाते हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में रासायनिक बंध टूट जाता है, यानी वहां वास्तविकता में कोई बंध नहीं रहता। फिर भी हाइड्रोजन परमाणु अपनी जगह से अलग नहीं होता है, वह केवल स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण टिका रहता है, इसलिए इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। अति संयुग्मन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो किसी भी अणु में अति संयुग्मन होने के लिए मुख्य रूप से दो शर्त अनिवार्य है। अणु में कम से कम एक sp2 संकरित कार्बन होना आवश्यक है। इसमें sp2 कार्बन के ठीक पास वाले कार्बन में अल्फा कार्बन कहते हैं, जो sp3 संकरित होना चाहिए, पर कम से कम एक हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। जितने अधिक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होंगे उतना ही अधिक अति संयुग्मन संरचनाएं बनेगी और वह अणु उतना ही अधिक स्थायी होगा। अति संयुग्मन संख्याओं की संख्या बराबर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है। जैसे एथिल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो यहां पर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं, ये देखिएगा।
यहां पर हमने देखा इस मॉलिक्यूल के अंदर, आप गौर करेंगे, देखो तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो यहां पर ये जो एक बॉन्ड ये ब्रेक हुआ, क्लियर है, तो यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, ये ब्रेक हुआ तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन यहां हो गया और ये उठकर यहां चला गया, ठीक है। इसी प्रकार से फिर सेकंड बार में इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और तीसरी बार में हमने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। आया समझ में आपको? तो 1 बाय 1 तीनों बॉन्ड यहां पर ब्रेक हो जाते हैं। आपको एक नई स्ट्रक्चर बनती हुई दिखाई देगी, वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहती है। ये स्ट्रक्चर भी आपको बनाना होगा किसके अंदर? हाइपर कॉन्जुगेशंस के अंदर, यानी अतिसंयुग्मन के अंदर, ठीक। आगे बात करते हैं इसके एप्लीकेशन क्या है। तो एल्केनों का स्थायित्व इसके कारण हो जाता है, बंध लंबाई पर भी प्रभाव पड़ता है, एल्किल समूह का निर्देशकारी प्रभाव भी इसके कारण डेवलप हो जाता है। अगला प्रश्न आता है समाक्ष बंध विदलन को उदाहरण से समझाइए। तो जब किसी सहसंयोजक बंध के टूटने पर बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु में समान रूप से बांट दिए जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? समाक्ष बंध विदलन। इस विदलन के परिणाम स्वरूप अत्यधिक क्रियाशील उदासीन कण बनते हैं, जिसे हम लोग मुक्त मूलक यानी कि फ्री रेडिकल्स कहते हैं। रासायनिक समीकरणों में अर्ध तीर, आपको आधा तीर के द्वारा इसे शो करते हैं। किसे? ऐसा आधा तीर, ध्यान रखना, ये आप बना रखा मैंने, आधा तीर के द्वारा इसे शो किया जाता है। जैसे यहां पर देखें Cl2 बॉन्ड टूटा तो एक Cl पे रेडिकल बन जाएगा, अगले Cl पे रेडिकल बन जाएगा। यहां क्लोरीन अणु का बंध टूटकर 2 क्लोरीन मुक्त मूलक बनते हैं, ठीक है। इसी प्रकार CH3 का भी टूटेगा तो CH3 मुक्त मूलक बन जाएगा। समाक्ष बंध विदलन की विशेषता क्या है? तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का समान विभाजन होता है, मुक्त मूलक बनता है। यह प्रक्रिया प्राय उष्मा, प्रकाश या पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में होती है। यह विक्रिया प्राय नॉन पोलर विलायकों में होती है। अगला प्रश्न आता है विषमाक्ष बंध विदलन के बारे में बात करना। तो जब किसी सहसंयोजक बंध के टूटने पर बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु को प्राप्त हो जाते हैं तो इस प्रकार के बंध का टूटना विषमाक्ष बंध विदलन कहलाता है। इस प्रक्रिया में एक परमाणु पर धन आयन और दूसरे पर ऋण आयन आ जाता है। जैसे AB बंध टूटा तो एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव आ गया। इसमें क्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या करता है? खींच लेता है। मुख्य विशेषता है प्रायः ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिकों में होता है, इसमें आयन बनते हैं। विलायक की उपस्थिति में प्रक्रिया अधिक तीव्र गति से होती है। अगला प्रश्न है प्रकाशिक समानता को समझाइए। तो जब दो यौगिक का आणविक सूत्र तथा संरचनात्मक सूत्र समान होते हैं लेकिन वे समतल ध्रुवित प्रकाश यानी प्लेन पोलराइज लाइट को विपरीत दिशा में घुमाते तब इस प्रकार की समानता को प्रकाशिक समानता कहते हैं। ऐसी समानता को प्रकाशिक समानता कहा जाता है। यह समानता सामान्यतः किसी अणु में असममित कार्बन परमाणु की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है। इसमें दो कंडीशन बनती है। यदि मॉलिक्यूल दाईं ओर घूम जाता है यानी कि ध्रुवित प्रकाश दाईं ओर घूमता है तो उसको दक्षिणावर्त यानी डेक्सोरोटेटरी यानी डी कहते हैं, और यदि वो बाईं ओर घूमता है तो उसको लेवोरोटेटरी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लैक्टिक एसिड, जैसे हम यहां पर समझेंगे इसको। तो ये लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड में क्या हुआ? जैसे लैक्टिक एसिड की बात करें तो ये कार्बन है, तो इस कार्बन के ये जो मॉलिक्यूल है ये इस तरीके से, तो इसको हम बोलेंगे लैक्टिक एसिड एस्प टाइप का, और ये दक्षिणावर्त हो गया। तो एक दक्षिणावर्त हो गया, एक वामावर्त में कन्वर्ट हो जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्रकाशिक समानता दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, वे एक दूसरे पर पूर्णतः अध्यारोपित नहीं होते हैं। इनके भौतिक और रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं परंतु प्रकाश के घूमने की दिशा भिन्न होती है। अगला प्रश्न है त्रिविम समानता को समझाइए। जब दो या दो से अधिक यौगिक के अणुसूत्र और संरचनात्मक सूत्र समान हो लेकिन अंतरिक्ष में उनके परमाणु या समूह की व्यवस्था भिन्न होती है तो उन्हें त्रिविम समानता कहते हैं। इस घटना को त्रिविम समावि कहा जाता है। अब त्रिविम समानता के प्रकार देखें तो ये विन्यासी भी होती है, कन्फर्मेशनल भी होती है और कॉन्फ़िगरेशनल भी होती है, ज्योमेट्रिकल भी होती है। तो वे समावि होते हैं जिन्हें कमरे के तापमान पर आसानी से एक दूसरे रूप में बदला नहीं जा सकता है और इन्हें बदलने के लिए किसी केमिकल बॉन्ड को तोड़ना और दोबारा बनाना पड़ता है। इसके दो मुख्य प्रकार हैं। ज्यामितीय समानता की बात करें तो यह मुख्य रूप से उन यौगिकों में पाई जाती है जिनमें प्रतिबंधित घूर्णन होता है, जैसे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। सिस की बात करें तो दोनों समूह जब एक साइड में होंगे तो सिस और अपोजिट साइड में होंगे तो ट्रांस। प्रकाशिक समानता की बात करें तो यह उन यौगिकों में पाई जाती है जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु होता है। अभी जो हमने डेक्सोरोटेटरी लिवोरोटेटरी की बात करी वो इसी के एग्जांपल्स होते हैं। तो यहां पर हम देखें कि जब दो या दो से अधिक यौगिक आणविक सूत्र और संरचनात्मक सूत्र समान हो लेकिन अंतरिक्ष में परमाणु समूह की व्यवस्था क्या हो? डिफरेंट हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिविम समानता बोलते हैं। दो प्रकार की होती है, ज्यामितीय और प्रकाशिक। तो ज्यामिति में क्या होता है? सिस ट्रांस होती है और प्रकाशिक में क्या होता है? डी और एल होती है। आगे चलते हैं। बेयर के तनाव सिद्धांत से आप क्या समझते हो? तो बायर या बेयर का विकृति सिद्धांत मुख्य बिंदु इस प्रकार है, यहां पर हम बात करते हैं
क्या क्या पॉइंट्स को हम यहां समझने की कोशिश करें तो पहला पॉइंट, सभी साइक्लो एल्केन समतलीय होते हैं यानी एक ही तल में स्थिर होते हैं, इसलिए वलय के आसन्न कार्बन परमाणुओं के बीच बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट नहीं रह जाता है। विभिन्न वलयों में इस कोण का मान डिफरेंट डिफरेंट होता है। उदाहरण के लिए साइक्लोप्रोपेन रिंग एक समबाहु त्रिभुज जिसका कार्बन कार्बन का कोण 60 डिग्री का होता है। वलयाकार कोण 109 डिग्री 28 मिनट के सामान्यतः चतुष्फलकीय बंध कोण से किसी भी प्रकार का विचलन चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो अणु में तनाव उत्पन्न करता है, जिससे अणु अस्थिर हो जाता है। बंध कोण के इस विचलन को बेयर का तनाव या बेयर कोण का स्ट्रेन कहा जाता है। सामान्य कोण से विचलन जितना अधिक होगा तनाव उतना ही अधिक होगा और इस प्रकार स्थिरता उतनी कम होगी। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विचलन का चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गणित रूप से यदि इसका एंगल ऑफ स्ट्रेंथ देखें तो 1/2 109 डिग्री 28 मिनट होगा माइनस समतलीय रूप में बंधन कोण हो जाएगा। साइक्लोप्रोपेन की बात करें तो साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन परमाणु समबाहु त्रिभुज के कोनों पर स्थित होते हैं। इस प्रकार साइक्लोप्रोपेन में कार्बन कार्बन बंध कोण 60 डिग्री का हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि किन्हीं भी दो बंधों के बीच का सामान्य चतुष्फलकीय कोण संकुचित होकर 60 डिग्री हो जाता है और कोणीय तनाव के कारण दोनों बंध अंदर की ओर क्या होते हैं, खींच जाते हैं। ये ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। मतलब विचलन कोण क्या होगा, तो विचलन कोण यहाँ पर 24 डिग्री 44 मिनट का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। साइक्लोब्यूटेन की बात करें तो साइक्लोब्यूटेन में भी इसी तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या होना चाहिए, साइक्लोब्यूटेन की कोणीय विकृति क्या होगी, 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 90 मतलब 9 डिग्री 44 मिनट का इसमें भी विचलन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न है तनाव रहित वलय संकल्पना को समझाइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग्स। तो तनाव रहित वलय संकल्पना को रासायनिक विज्ञान में मुख्य रूप से शास-मोहर का सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत साइक्लोएल्केन के स्थायित्वता को समझने के लिए दिया गया, जो कि बेयर सिद्धांत या बेयर तनाव सिद्धांत की कमियों को दूर करता है। बेयर के सिद्धांत की कमी क्या है, तो ओडोल्फ वॉन बेयर ने सुझाव दिया था कि साइक्लोएल्केन्स समतलीय होती है। उनके अनुसार जैसे जैसे रिंग का आकार बढ़ता है बंध कोण सामान्यतः टेट्राहेड्रल कोण यानी 109 डिग्री 28 मिनट से विचलित हो जाता है, जिससे वलय में आंतरिक तनाव यानी एंगल स्ट्रेन बढ़ता है। बेयर के अनुसार साइक्लोहेक्सेन और उससे बड़े रिंग अत्यधिक तनाव युक्त और अस्थिर होना चाहिए थे, लेकिन प्रयोगों में यह सिद्ध हुआ है कि साइक्लोहेक्सेन और उससे बड़े रिंग जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल यानी कि स्थायी होते हैं। इसी रहस्य को सुलझाने के लिए तनाव रहित वलय संकल्पना दी, जिसको सॉस-मोहर संकल्पना के नाम से भी जाना जाता है, जिसको 1890 में एच सॉस और बाद में 1918 में ई मोहर ने प्रतिपादित किया। 6 या 6 से अधिक कार्बन परमाणु वाले रिंग समतलीय नहीं होते हैं। तनाव से मुक्त होने के लिए ये रिंग मुड़ जाते हैं और एक नॉन प्लेनर या पुक्ड संरचना ग्रहण करते हैं। जब वलय मुड़ जाता है तो प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने सामान्य चतुष्फलकीय कोण यानी 109 डिग्री 28 मिनट को बनाए रखने में सफल हो जाते हैं। चूंकि बंध कोण में कोई डेविएशन नहीं होता है, इससे इन वलयों में कोई कोणीय तनाव यानी एंगल स्ट्रेन नहीं होता है। इसी कारण तनाव रहित वलय इसे कहा जाता है। साइक्लोहेक्सेन के तनाव रहित रूप की बात करें हम लोग तो सॉस और मोहर के अनुसार साइक्लोहेक्सेन मुख्य रूप से 2 तनाव रहित रूपों में पाया जाता है, क्योंकि कमरे के तापमान एक दूसरे में आसानी से बदल जाता है। एक होता है उसका चेयर फॉर्म जो कि सबसे स्टेबल होता है, दूसरा होता है बोर्ड फॉर्म जो कि सबसे लेस स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पर बोर्ड फॉर्म में फ्लैग पोल हाइड्रोजन आपको दिखाई देते हैं। तो चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म का जो कन्फर्मेशन होता है वो इस तरीके से यहाँ पर डायग्राम के द्वारा हमने बता रखा है। अगले सेक्शन में चलते हैं, यहाँ पर आ रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और पहला प्रश्न है बौद्धों और जैनों के परमाणु सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो प्रश्न है ब्रीफ एक्सप्लेन द एटॉमिक थ्योरी ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैनिस्ट। तो भारतीय दर्शन परंपरा में परमाणु सिद्धांत का इतिहास अत्यंत प्राचीन और समृद्ध रहा है। जहां कणाद और वैशेषिक दर्शन परमाणुवाद का जनक माना जाता है, वहीं बौद्ध और जैन दर्शनों ने भी स्वतंत्र और अत्यंत सूक्ष्म परमाणु सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इन दोनों दर्शनों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होने के साथ साथ उनके अनुभव दार्शनिक सिद्धांतों से गहराई से जुड़ा हुआ है। बौद्ध दर्शन की बात करें तो बौद्ध दर्शन की मुख्य विशेषता क्षणभंगवाद यानी थ्योरी ऑफ इम्प्रेमेंस थे, यानी संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है और क्षणिक है। इसी आधार पर उन्होंने परमाणु सिद्धांत को विकसित किया। यदि परमाणु की परिभाषा देखें तो बौद्धों के अनुसार परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम अंश है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन वैशेषिक दर्शन के विपरीत बौद्ध परमाणु को नित्य नहीं मानते हैं।
क्षणिक प्रकृति की बात करें तो बौद्ध दर्शन के अनुसार परमाणु कोई स्थायी या ठोस कण नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा या शक्ति का एक क्षणिक पुंज है, यानी फ्लैश ऑफ एनर्जी है। यह एक क्षण में उत्पन्न होता है और दूसरे क्षण में क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अविभाज्य समूह, बौद्ध के अनुसार एकल परमाणु कभी अकेला नहीं रह सकता है। परमाणु हमेशा 8 तत्वों के एक समूह में रहता है, जिसे हम अष्टकल्पा कहा जाता है। इसमें शामिल है 4 मुख्य महाभूत, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु है। 4 द्वितीय गुण, जिसे हम रूप यानी कि रंग, रस यानी कि स्वाद, गंध यानी महक और स्पर्श शामिल है। अतः द्रव्यमान रहित सिद्धांत की बात करें तो बौद्धों का परमाणु भौतिक द्रव्यमान से अधिक कार्य क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। बात करते जैन परमाणु दर्शन की, तो जैन दर्शन का परमाणु सिद्धांत विशेष रूप से तत्वार्थ सूत्र में वर्णित है। आधुनिक भौतिक विज्ञान के काफी करीब प्रतीत होता है। जैन दर्शन के संपूर्ण भौतिक जगत को पुद्गल यानी मैटर कहा जाता है। परमाणु स्कंद की बात करें तो जैन दर्शन के अनुसार पुद्गल के 2 रूप होते हैं, पहला परमाणु, दूसरा स्कंद। पुद्गल का वह सूक्ष्मतम अविभाज्य और अंतिम अंश जिसका दूसरा टुकड़ा संभव न हो, स्कंद। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो वे अणु या स्थूल वस्तु बनाते हैं, जिसे हम स्कंद कहते हैं। सजातीय प्रकृति की बात करें तो जैन दर्शन की सबसे क्रांतिकारी बात यह है कि सभी परमाणु मूल रूप से एक समान होते हैं। विशेषज्ञों की तरह जैन यह नहीं मानते हैं पृथ्वी का परमाणु अलग है और जल का अलग है। एक ही मूल परमाणु अलग अलग रूपों में परिवर्तित हो सकता है। गुणात्मक परिवर्तनशीलता की बात करें तो प्रत्येक परमाणु में स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है। ये गुण स्थायी नहीं होते बल्कि बदलते रहते हैं। जैसे कच्चा आम पकने पर पीला और मीठा हो जाता है क्योंकि उसमें परमाणु के गुण में परिवर्तित हो जाता है। बंध का सिद्धांत की बात करें तो परमाणु आपस में कैसे जुड़ते हैं इसके बहुत वैज्ञानिक व्याख्या जैन दर्शन देता है। परमाणु में 2 प्रकार के स्कंद तत्व होते हैं और रुद्धक गुण होते हैं। विपरीत या भिन्न तीव्रता वाले परमाणु आपस में मिलकर स्कंद का निर्माण करते हैं। नित्यता की बात करें तो परमाणु अपने मूल रूप की दृष्टि से नित्य, लेकिन अपनी अवस्था या पर्याय की दृष्टि से अनित्य होते हैं। बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आता है मेसोमेरिक इफेक्ट की। मेसोमेरिक प्रभाव कार्बनिक रसायन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत। यह प्रभाव किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम यानी एकांतर क्रम में उपस्थित डबल बॉन्ड या एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म वाले अणुओं में देखा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो संयुग्मित तंत्र यानी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन या एकांक इलेक्ट्रॉन युग्मों के पूर्ण स्थानांतरण के कारण अणु में उत्पन्न होने वाली ध्रुवीयता को मेसोमेरिक प्रभाव कहते हैं। यह एक स्थायी प्रभाव है और इसे अनुनाद प्रभाव के नाम से भी क्या कहा जाता है, जाना जाता है। मेसोमेरिक प्रभाव के प्रकार की बात करें तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की दिशा के आधार पर यह प्रभाव 2 प्रकार का होता है। पहला धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव। जब वलय या संयुग्मित तंत्र से जुड़ा हुआ परमाणु या समूह इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर तंत्र की तरफ भेजता है तो उसे +m प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव में परमाणु के पास कम से कम एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए। विशेषता क्या है इसकी, तो यह बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है, विशेषकर ऑर्थो और पैरा स्थितियों में। आगे बात करें तो प्रमुख समूह NH2, OR, Cl, Br, F आदि। धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव की बात करें तो जब संयुग्मित तंत्र से जुड़ा कोई समूह इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींचता है तो उसे -m प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को देखने वाले समूह में आमतौर पर एक से अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु डबल बॉन्ड या त्रिबंध द्वारा जुड़ा होता है। विशेषता, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है जिससे रिंग डिएक्टिव हो जाती है। मेसोमेरिक प्रभाव का महत्व क्या है, तो अम्लीय और क्षारीयता की जानकारी पता लगती है, कार्बोकेटायन और कार्बोनियन की स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं और बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को भी हम पता कर सकते हैं। बात करते हैं रेजोनेंस की, तो जब किसी यौगिक का आयन को 2 या अधिक संरचनाओं के द्वारा निरूपित किया जा सके जिनमें परमाणु की स्थिति समान हो लेकिन केवल इलेक्ट्रॉन के स्थान में डिफरेंस हो, तो ऐसी संरचनाओं को हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं तथा इस घटना को हम क्या बोलते हैं, अनुनाद कहते हैं। वास्तविकता यौगिक में अनुनाद संरचना संकर कहलाती है। जैसे बेंजीन, तो बेंजीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कार्बोनेट की बात करें तो कार्बोनेट को 3 अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। अब एरोमेटिसिटी क्या होती है, तो वे चक्रीय समतली संयुग्मित यौगिक जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है एरोमेटिक कहलाते हैं। वे यौगिक असाधारण स्थायित्व होते हैं जो हक्केल के नियम का पालन करते हैं। शर्तें क्या है, तो यौगिक चक्रीय होना चाहिए, समतली होना चाहिए, sp2 संकरण होना चाहिए और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का पालन करना चाहिए।
उदाहरण के लिए बेंजीन, पिरिडिन, फ्यूरेन और थायोपीन, ये सब किसके एग्जांपल है? एरोमेटिक के एग्जांपल है। और गैर एरोमेटिक उदाहरण भी हमने यहाँ पर दिया हुआ है। अगला प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है? तो जब किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित विद्युत ऋणात्मक अथवा विद्युत धनात्मक परमाणु या समूह सहसंयोजक बंधों के माध्यम से सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन द्वारा किसी अन्य परमाणु या समूह पर स्थायी प्रभाव डालते हैं, तो इस प्रभाव को प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। क्लियर? आगे बात करते कार्बनिक यौगिक में होने वाली अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो 4 प्रकार की मुख्यतः अभिक्रिया होती है। सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया की बात करेंगे, इसमें मुक्त मूलक होगा, SN1 SN2 उसमें पढ़ लेना आप लोग, है ना। उसके बाद आती है योगात्मक अभिक्रिया। क्लियर है? तो योगात्मक अभिक्रिया भी E1 E2 के टाइप की होती है, ठीक है, सॉरी योगात्मक होगा। उसके बाद पुनर्विन्यास अभिक्रिया जाएगी ना, ये अभिक्रिया होती है। तो 4 अभिक्रिया, पहला प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, रीअरेंजमेंट रिएक्शन और ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो इस तरीके से हम 4 या 5 तरीके से रासायनिक अभिक्रियाओं का डिवाइडेशन कर सकते हैं। इसको देखकर आप नोट कर लीजिएगा कि एक रासायनिक अभिक्रियाओं के टाइप है यहां पर। तो इसके बाद कार्बनिक को इजेड नामांकन आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप आपके अपने जब आप जाएंगे प्ले स्टोर में, तो आपका अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन स्पीड लर्न, SPEEDLEARN, वहां पर 5 यूनिट के नोट्स आपको उपलब्ध होंगे। ये जितने भी प्रश्न बताए गए यहाँ पर आपको उपलब्ध होंगे। तो विद्यार्थी, इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।